नमस्कार। आप सभी को इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने सभी विद्यार्थी मित्रों के सामने आज मैं जो हमारे जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द था तो उसका कुछ बचा हुआ और 15 पॉइंट और 15 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है बाकी रह गए थे। आज मैं उसको पूरा करने के लिए जा रहा हूँ। सभी विद्यार्थियों को ये लाभ पहुंचेगा और आप अच्छी तरीके से पढ़ोगे तो अच्छे अंक लेके आओगे, आपका ही भविष्य बनेगा। इसी के साथ में क्या है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो कि हमारा बच गया था, हमने टुकड़े टुकड़े में डाला है। अभी ये क्या है, लास्ट वाला रह गया है, इसको भी मैं यहाँ पर क्या है कंप्लीट करता हूँ। ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಈ PUC ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯ ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆರಾಮ್ ಈಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀರಿ, ಅದಕ್ಕೇನು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಈಸಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದ, ಈಸಿದೊಳಗೆ ಒಂದು ಸರಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ, ಔಟ್ ಆಫ್ ತರಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 3 पार्ट बनाया हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड. ये हमारा आखिरी है, लास्ट है. मैं इसके अंदर लिखा हूँ और हम क्या है 46 तक पढ़ा चुके हैं, हम 46 तक पढ़ा चुके हैं. अभी क्या है हम 47 से कंटिन्यू करेंगे. मैं इसको अर्थ भी बताता जाऊंगा और इसका पूरा एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा. अभी मैं स्टार्ट करता हूँ. रेडी. फर्स्ट देखो, फर्स्ट क्या है 47 वाला ये नाला हिंसा करने वाला. हिंसा हिंसे ಮಾಡೋವನಿಗೆ ನಂತರ हिंसा करने वाले को क्या कहते हैं, हिंसा करना. जो कि हिंसा करते हैं उसको बोलते हैं कि हिंसा करने वाले को हिंसक कहा जाता है. हिंसा करने वाले को हम हिंसक कहते हैं. हिंसा करने वाले को क्या कहते हैं, हिंसक. हिंसा ಮಾಡೋವನಿಗೆ हिंसक. याद करना आप लोगों को. जहां पहुंचना कठिन हो, जहां पहुंचना कठिन हो, जहां पहुंचना कठिन हो, हम उस जगह पर पहुंच नहीं पा रहे हैं, वहां पर हम रीच नहीं हो पा रहे हैं, मतलब वहां पर कोई प्रॉब्लम है. क्यों नहीं पूछ रहा है, जहां पहुंचना कठिन हो वहां पर क्या है, दुर्गम है. दुर्गम इतना आसान सुगम नहीं है रास्ता, वो रास्ता दुर्गम है. जहां पहुंचना कठिन हो उसको दुर्गम कहा जाता है. जहां पहुंचना सरल आसान हो उसको सुगम कहा जाता है. तो जहां पहुंचना कठिन हो दुर्गम है, हार्ड है, वो दुर्गम है. जहां पहुंचना कठिन हो 48 दुर्गम है. जहां पहुंचना कठिन है उसको क्या है, दुर्गम कहा जाता है. दुर्गम हार्ड है, दुर्गम. पहाड़ी देखते हैं ना, पहाड़ी कितनी पहाड़ी वगैरह कितनी हार्ड पहाड़ी थी, उसके ऊपर हम चढ़ नहीं सकते, उसको दुर्गम बोला जाता है. पहाड़ी के ऊपर पहाड़ी, उसको कोई पूछ सकता है कि हम नहीं जा सकते, उसको दुर्गम कहा जाता है. दुर्गम मतलब कठिन है, दुर्गम. नेक्स्ट 49 जो क्षमा करने योग्य हो, जो क्षमा करने योग्य हो. भाई जो क्षमा कर, कोई इंसान कोई गलती किया वो क्षमा करने के लिए काबिल भी होनी चाहिए उसको. अगर जो क्षमा करने योग्य है तो उसको हम बोलेंगे क्षम्य, बोलेंगे क्षम्य. छ आधा म य, क्षम्य, क्षम्य बोलेंगे. जो क्षमा करने योग्य हो, क्षमा करने योग्य. ನಾವು ಯಾವ್ದೊಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಯಾರಾದ್ರೂ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು क्षमे ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯೋಗ್ಯ ಇರಬೇಕು. जो क्षमा करने योग्य हो तो उसको क्या है, जो क्षमा करने योग्य है उसको क्या होता है, क्षम्य है. ऐसा कोई काम किया है क्षमा करने के लायक होना चाहिए हो तो उसको क्या हम क्षम्य कर देंगे, इसको क्षम्य कर देंगे. क्षमा करने योग्य है अंदर ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೆ क्षम्य ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. क्षम्य क्षमा करने योग्य को क्षमा ಅಂತೆ हो. क्षम्य ಅಂತ क्षमाने ಅಂತೆ हो. क्षमा कर दिया ना, क्षमा क्यों कर दिया, क्षमा करने के लिए योग्य था ಅಂದ್ರೆ ಅವ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅವನಿಗೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ क्षम्य ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. क्षम्य. प्रशंसा करने योग्य हो, प्रशंसा करने योग्य हो, प्रशंसा करने योग्य प्रशंसनीय, प्रशंसनीय. प्रशंसा करने योग्य क्या है, प्रशंसनीय, प्रशंसनीय, प्रशंसनीय. ಯಾರಾದ್ರೂ ನಾವು ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಶಂಸನೀಯ ಅಂತೇವು. ಪ್ರಶಂಸಾ करने योग्य है, ಪ್ರಶಂಸಾ करने योग्य हो. कोई भी ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಶಂಸೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ನೀವು ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಶಂಸನೀಯ ಇದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಪ್ರಶಂಸನೀಯ. जो प्रशंसा करने योग्य है उसको क्या बोला जाता है, प्रशंसनीय बोला जाता है. जो क्या बोला जाता है, प्रशंसनीय बोला जाता है. जो प्रशंसा करने योग्य हो, प्रशंसनीय है वो. बुरे चरित्र वाला, बुरे चरित्र वाला. नोट ये यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है. बुरा चरित्र वाला को कई प्रकार से बोला जाता है, लेकिन ध्यान करना है बुरे चरित्र वाला को हम बोलेंगे दुष्चरित्र, दुष्चरित्र. बुरे चरित्र वाला को क्या बोलेंगे, दुष्चरित्र, दुष्चरित्र. जैसे ये दु है, ये श है, आधा श है, चरित्र है, आगे चरित्र, चरित्र का चरित्र ही है, लेकिन आगे क्या है, दु है, श है, आधा श है, आगे चरित्र है, उसको दुष्चरित्र बोलेंगे. अच्छे चरित्र वाला, बुरे चरित्र वाला को दुष्चरित्र बोलेंगे. दुष्चरित्र रावण वही बुरा चरित्र में आता है वो.
बुरे चरित्र वाला, जिसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, जिसका कैरेक्टर और कैरेक्टर ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಅವರು ನಡತೆ कैरेक्टर बिहेवियर ಚಲಿರ ಅಂತವನ್ನ दुष्चरित्र अंते हो। दुष्चरित्र यहाँ पर बोला जाता है। अवसर के अनुसार बदल जाने वाला, और 52 अवसर के अनुसार बदल जाने वाला, अवसर के अनुसार बदल जाना, अवसरवादी अंतर ನೋಡ್ರಿ, ಸಿಚುವೇಶನ್ ಮಾಹೋಲ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದ್ರ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಸರಾದಿ ಅಂತಾರ। ಅದು ಕೆಲವು ಇವು ಜೀವ ಜಂತುಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಇವು ನಮ್ಮ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ, ಮಳೆಗಾಲ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲ ಹೇಗೆ ಅದು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ಕೆಲವು ಜೀವ ಜಂತುಗಳು ಅದರ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರ, ಅವ್ರ ಕಲರ್ನು ಸಹ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದ। ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು, ಏನಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಸರವಾದಿ ಅಂತೇವ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅವು ಜೀವ ಜಂತುಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ, ಅವಸರವಾದಿ ಅಂದ್ರೆ अवसर ಅಂದ್ರೆ सिचुएशन है और चेंज आग बिकता है। तो आजकल तो इंसान भी तो बहुत चेंज हो जाता है ना, इधर की एक बात बोलेगा, उधर जाके एक बात बोलेगा, पीछे से वाले आगे वाले बात है, तो वो भी इंसान क्या है, अवसर को देखकर चेंज हो जाता है। राजनीतिक में देखते हो ना, राजनीतिक मिनिस्टर वगैरह क्या करते हैं, पहले से उनको पता चल जाता है कि कौन सी पार्टी में जाना है, कौन सी पार्टी में नहीं जाना है, वो देखते हैं, सिचुएशन देखते हैं, किसकी हवा चल रही है, किसकी लहर चल रही है, तो उसी लहर में चले जाएंगे। उन्होंने क्या कर दिया, पिछली पार्टी को छोड़ देंगे, अगली वाली पार्टी में चले जाएंगे। उन्होंने क्या कर दिया, अवसर के अनुसार बदल गए, माहौल और सिचुएशन के साथ बदल जाता है, उसको अवसरादी बोलते हैं। ठीक है, अवसरवादी है। जीव जंतु तो बदलते वो तो ठीक है, लेकिन इंसान भी बदल जा रहे हैं आजकल, माहौल को देखकर। जैसा माहौल वैसे ही हम लोगों को भी चेंज हो जाना चाहिए करके से, जैसा देश वैसा भेष। ठीक है, जैसी ढोल बजेगी वैसे ही नाचना पड़ेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं अवसरवादी। अवसर के समय के साथ बदल जाना है। ठीक है, जैसा समय वैसे बदल जाना है। ठीक, जो सबसे आगे रहता हो भैया, फ्रंट लाइन पे होता हो, सबसे आगे रहता हो, सबसे मतलब सबसे आगे खड़ा है। ठीक है, इसको क्या बोलोगे आप, सबसे आगे खड़ा है, जो सबसे आगे रहता हो। ठीक है, उसको बोला जाता है अग्रणी। उसको बोला जाता है क्या है, अग्रणी। ध्यान करना, अग्रणी, अग्रगामी नहीं है, अग्रणी है। जो आगे रहता है फ्रंट लाइन पे, उसको बोलते हैं अग्रणी बोला जाता है। ठीक है, अग्रणी, सबसे आगे जो रहता है उसको अग्रणी। अग्रगामी क्या होता है, जो आगे चलने वाले को अग्रगामी बोलते हैं, जो चलता है ना उसको अग्रगामी बोला जाता है। सामने खड़ा रहता है जो फ्रंट अग्रणी है, वो अग्रणी है, सबसे बड़ा अग्रणी वही है जो सामने खड़ा रहता है। ठीक है, जो उसको बोलते हैं अग्रणी बोला जाता है। जो लीडर होता है ना, वो अग्रणी होता है। अग्रगामी बोलता है जो चलने वाले के लोग। सहगामी बोलता है जो साथ में चलता हो, सहगामी है। आगे चलने वाले को क्या है, अग्रगामी बोलता है। अग्रणी होता है जो सामने खड़ा रहता है, आगे खड़ा रहता है। जो सबसे आगे रहता है उसको बोला जाता है क्या, अग्रणी। ठीक है, अग्रणी कहा जाता है, सबसे आगे रहता है अग्रणी। जिसकी कोई उपमा न हो, जिसकी 54, जिसकी कोई उपमा न हो, अनुपम है, वो क्या है, अनुपम है। इधर भी देख लो, जिसकी कोई उपमा न हो, अनुपम ಅಂದ್ರೆ ಉಪಮ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರ ಜೊತೆ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾವು ಅವ್ರದ್ದು ಅಂತ ಮನುಷ್ಯ ಇರ್ತಾರ ಅವರು, वो ऐसे इंसान रहते हैं, हम उसका क्या कंपेयर नहीं करेंगे, वो बहुत बड़ा रहता है, उसका कोई हम अनुपम, वो क्या है, अपने आप में अनुपम है, वो उसकी कोई उपमा नहीं की जा सकती, उसका कोई कंपेयर नहीं कर सकते उसको, तो उसको क्या है, अनुपम बोला जाता है। एक तो है जिसकी कोई तुलना न की जा सके, उसको अतुलनीय बोला जाता है। ऐसे ही मिला जुला है ये, जिसकी कोई उपमा न हो, जिसकी कोई उपमा ही नहीं हो, वो अनुपम है। अनुपम हिस्सा चलता ना, अनुपम है। नेक्स्ट 55, आज्ञा पालन करने वाला, आदेश को पालन करने वाला क्या है, आज्ञाकारी। इसको आज्ञाकारी कह लो, आज्ञाकारी कह लो। ठीक है, यूपी, बिहार, राजस्थान, वो जो नॉर्थ भारत के अंदर है ना, आज्ञाकारी बोलते हैं, लेकिन साउथ इंडिया में आज्ञाकारी बोलते हैं, आज्ञाकारी। ठीक है, तो ये क्या है, आज्ञाकारी भी कह लो, आज्ञाकारी भी कह लो। आज्ञाकारी क्या है, आज्ञाकारी, जो आज्ञाकारी का क्या है, आज्ञा पालन करने वाला, आदेश को पालन करने वाला आज्ञाकारी। आज्ञाकारी कौन था, श्री रामचंद्र जी थे, हमारे जो भगवान जो श्री रामचंद्र जी थे, वो आज्ञाकारी पुत्र थे, दशरथ महाराजा के आज्ञाकारी पुत्र। उसने खाली आदेश दिया था, उस आज्ञाकारी पुत्र बेचारा अपना राजपाट छोड़ के 14 साल के वनवास के लिए चला गया, वो तो आज्ञाकारी पुत्र श्री रामचंद्र जी थे। राजा दशरथ की एक बात सुना और श्री रामचंद्र जो क्या है, आज्ञा के लिए, वनवास के लिए 14 साल के लिए निकल गए। उसको क्या बोला जाता है, आज्ञा पालन करने वाला। कौन था, राम जी थे, आज्ञा पालन करने वाले। ठीक है, पिताजी की एक बात सुना और चुपचाप चला गया। ठीक, तो ये आज्ञाकारी, हम सबको आज्ञाकारी बनना है, अपने माता पिताजी का आज्ञाकारी बनना है। ठीक है, उसको क्या बोलता है, आज्ञाकारी। राइट। नेक्स्ट
56 जो देखने योग्य हो, जो देखने योग्य हो भाई ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇರ್ತದ ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸುಂದರತೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ನೆಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ ನಾವು जो देखने योग्य हो दर्शनीय है वो दर्शनीय बोला जाता है उसको दर्शनीय जो देखने योग्य क्या है उसको दर्शनीय जो देखने योग्य है उसको दर्शनीय बोलते हैं ना आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया आपके चरणों की धूली पाकर आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया कहने का मतलब क्या है जो देखने योग्य हो देखने के लिए अच्छी चीज होगा अगर उसको क्या दर्शनीय है हम कहीं कहीं जाते हैं ना भैया वो चीज इतनी अच्छी थी जो कि दर्शनीय थी वो दर्शनीय दर्शन कर लिया आपने उसको दर्शन ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ दर्शनीय जो देखने योग्य हो ठीक है ये हो गया आपके क्या है 56 अभी चलते इधर 56 हो गया अभी 57 पे चलते 57 पे चलते क्या है संध्या और रात्रि के बीच का समय संध्या ಅಂದ್ರೆ ये इवनिंग संध्या और रात्रि के समय बीच का समय को क्या बोलता है गोधूली बोलते हैं क्या बोलते हैं गोधूली बोलते हैं संध्या और रात्रि ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಈ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗೋ ಟೈಮಿಗೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಟೈಮಿಗೆ ಇಷ್ಟದೊಳಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ गोधूली ಅಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ गोधूली संध्या और रात्रि के बीच का समय को गोधूली ಇದು ಗೋಧೂಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಊಟ್ಪಟ್ಟಂಗ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಏನೋ ವಿಚಿತ್ರ ಅನಿಸ್ತದ ಗೋಧೂಲಿ ಏನಾಗ್ತದ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಇದು ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಾನ್ಯತಾ ಪ್ರಾಪ್ತ ಗೋಧೂಲಿ ಗೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರ್ತದ್ರಿ ಗೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನದ ಗಾಯ ಅದ ಗೋ ಎದಕ್ಕಂತದ ಆಕಳಗಂತಾರ ಗೋ ಧೂಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನದ ಡಸ್ಟಿಗೆ ಅಂತಾರ ಧೂಲಿ ಇವು ಡಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ನಮ್ದು ಮಣ್ಣಗಳು ಇದು ಧೂಲಿ ಅಂತ ಗೋಧೂಲಿ ಅಂದ್ರೆ आकड़ू मतलब धूली अंदर पहले जमाने में क्या होता था जब श्री कृष्ण जी गाय चराया करता था जब वैसे ही उसी जमाने पर था गोकुल का ये सब कुछ के खेल तो संध्या और रात्रि के बीच का समय को गोधूली मतलब क्या है इसी टाइम पे शाम के टाइम पे और रात के टाइम पे हम गाय वगैरह चरा के घर पे नहीं आते हैं जब आते तो गाय करती थी क्या गाय के ऊपर से क्या है धूल उड़ती थी पहले जमाने में बहुत गाय हुआ करती थी तो वही बहुत बड़े अमीर भी हुआ करते जिसके पास ज्यादा गाय है वही अमीर हुआ करते थे पहले जमाने में अगर किसी को अगर पैसे का अगर उसको पैसे के सबसे अमीर किसको मानते थे पहले लोग जिसके पास गाय भैंस ज्यादा है गाय बैल ज्यादा है वही अमीर हुआ करते थे तो उस टाइम पे जब गाय चरा के शाम को आते थे घर पे तो उसके क्या है गाय का पैरों से क्या धूल उड़ती थी डस्ट उड़ता था उसी समय को क्या गोधूली कहते हैं ठीक है संध्या और रात्रि के बीच का समय को क्या बोलते हैं गोधूली गाय से कनेक्ट कर लेना गो ಅಂದ್ರೆ गाय धूली ಅಂದ್ರೆ डस्ट धूल उड़ती है ना धूल गाय जब चलती है तो धूल उड़ती है ना उसी को गोधूली बोलता है संध्या और रात्रि के समय पे ठीक है शाम और रात के टाइम पे हम गाय चरा के शाम को आते हैं ना जो रात बढ़ने वाला टाइम उसी टाइम को बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट जहां कोई न रहता हो ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರದೇಶ ಏನಂತೀವಿ ಜಹಾं कोई न रहता हो ಅದಕ್ಕಂತ ನಿರ್ಜನ್ ಏನಂತಾರಂದ್ರೆ ನಿರ್ಜನ್ जहां कोई नहीं रहता हो उसको ನಿರ್ಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನಗಳು ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಇಲ್ಲ निर्जन रेगिस्तान में कौन रहते हैं रेगिस्तान में जंगलों में कोई रहता है क्या नहीं रहता है उसको निर्जन बोला जाता है ठीक है जहां पर इंसान मानव रियासी लोग नहीं रहते हैं उसको क्या बोला जाता है निर्जन बोला जाता है जहां कोई न रहता हो निर्जन है निर्जन ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಇಲ್ಲ ಜನ ಅಂದ್ರೆ जन हो जाता है नेक्स्ट 59 जो अभी अभी पैदा हुआ है जो अभी अभी पैदा ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತಾರಂತಾರೆ ಅವರು जो अभी अभी पैदा हुआ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಜನ್ಮ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ ನವಜಾತ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನವಜಾತ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಜಾತ್ ಈಗ ಜನ್ಮ ಬರ್ತ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಬೇಬಿ ಯಾವ್ದೊಂದು ಬೇಬಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ನವಜಾತ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನವಜಾತ ಅಂತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ अभी जो पैदा होता है उसको नवजात बोलता है ठीक उसके बाद क्या है उसका नामकरण होगा ये उसके बाद फिर बच्चे का नाम हो जाएगा किसी का भी नाम हो जाएगा उसके बाद तो रिसेंट अभी भी जो पैदा हुआ है उसको नवजात जो अभी अभी पैदा हुआ नवजात मगर बच्चे होते हैं ना उसको नवजात ही बोलता है जैसे कि बच्चा पैदा होगा उसको नवजात बोला जाता है नेक्स्ट 60 लास्ट बोला दूसरे के सहारे पर रहने वाला उसको बोलता है
वालंबी, परवालंबी मतलब कि परावलंबी, परावलंबी, पराव दूसरे के सहारे पे रहने वाले को परावलंबी बोलता है। परावलंबी, परावलंबी मतलब दूसरे पे डिपेंड है वो, दूसरे के सहारे पर रहने वाले को क्या परावलंबी बोलता है। परावलंबी अथवा यहाँ पर दो है, परोपजीवी बोला जाता है इसको। परजीवी नहीं बोला जाता है, ध्यान करना, परजीवी नहीं बोला जाता है, परोपजीवी बोला जाता है। ठीक है, कहीं कहीं परजीवी लिखा है, परजीवी नहीं, परोपजीवी, परोपजीवी अथवा परावलंबी। परावलंबी लिखो या परोपजीवी लिखो, दूसरे के सहारे पर रहने वाला, दूसरे के सहारे पर रहने वाला परोपजीवी है वो। परजीवी क्या होता है, बाहर से आया होगा परजीवी बोलते हैं। ठीक है, परजीवी परदेश अंत वाला, परदेश अंदर मेरे देश, परजीवी है बाहर का जीवी हो गया। परोपजीवी अंदर दूसरे के सहारे पर रहने वाला है, दूसरे के सहारे पे, उसी के सहारे पर रहना, उसके परावलंबी, डिपेंडेंट, डिपेंड। तो इस तरीके से क्या है आप लोगों के यहां पर मैं 60 के 60 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मैंने 60 के 60 यहां पर एक्सप्लेन किया है। देखो मैं एक्सप्लेन करने का मेरा एक मेन रीजन क्या था कि ये इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। आपको 3 मार्क्स चाहिए ना, यहाँ पर आपको याद ही करना पड़ेगा। ये हो गया अन्य लिंग रूप लिख के आपको याद करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई शॉर्टकट ट्रिक हो ही नहीं सकती है। तो कहीं विद्यार्थियों को क्या है वो याद करने के लिए भी कहीं विद्यार्थियों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है। ಈಗ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಮದರ್ ಟಂಗ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಶಬ್ದಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಏಕೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಆಗ್ತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಗೋಧೂಲಿ ಆಯಿತು, ಗೋಧೂಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳೋದು ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಲಿ ಹಿಂದಿ ಎಲ್ಲ ಯಾರೋ ಎಲ್ಲ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಬೆನಿಫिट ಆಗಬೇಕಂತ उद्देश्यದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 60 ನಿಮ್ಮ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द थे, तो मैंने क्या है उसको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूं, पूरी स्टोरी के साथ उसका अर्थ बताने की कोशिश किया हूं, ताकि ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದು ನೆನಪು ಮಾಡೋ ಜೊತೆ ಜೊತೆ ಅದರ ಅರ್ಥ भी ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट, 3 पार्ट हो गए. अगली क्लास में मैं और कोई दूसरा ही ग्रामर सा पार्ट लेके आऊंगा. कहते हुए मैं इस वीडियो को क्या है यहीं समाप्त करता हूं. अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना. सभी को जय हिंद, जय भारत, जय कर्नाटका.